होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसी है यहाँ तो बारिश भी यहीं पर होगी। और मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ शिवचंद्र दीक्षित। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए आज प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सीखेंगे। तो बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द के लिए सही विकल्प कौन सा है? क्रुद्ध, क्रोध, सुंदर और चोर। संज्ञा शब्द पूछ रहा है, संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसमें संज्ञा शब्द है क्रोध। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है ये। और बाकी ये जो क्रुद्ध है ये विशेषण है, ये क्रुद्ध विशेषण है। और सुंदर और चोर ये भी विशेषण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चंपू काव्य का चंपू का अर्थ है, चंपू का अर्थ है पद्य रचना, गद्य पद्य मिश्रित रचना, निबंध लेखन और गद्य काव्य। तो चंपू का अर्थ होता है गद्य पद्य मिश्रित रचना, इसे कहते हैं चंपू। अगला क्वेश्चन, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्ण दास, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, मुंशी प्रेमचंद। तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा के जो थे राधा कृष्ण दास, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राधा कृष्ण दास। और यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, ये हिंदी के उत्थान के लिए काशी में एक काशी नागरी प्रचारिणी सभा, एक समिति बनाई गई थी। और इसका 1893 में ये बनी थी। कब बनी थी? 1893 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे राधा कृष्णदास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ऋ का उच्चारण स्थान बताइए। ऋ का उच्चारण स्थान मूर्धा है या तालु है या कंठ है या दंत है? तो इसका उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर 1 मूर्धा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 का, तालु उच्चारण स्थान होता है च वर्ग का, च छ ज झ यहाँ। और कंठ होता है क वर्ग का, क ख ग घ ङ। और दंत होता है त वर्ग का, त थ द ध न। इसके अलावा भी वर्ण इसमें शामिल हैं। उच्चारण स्थान को लेकर एक पूरी क्लास हम आएंगे और उसमें विस्तृत समझाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वस्त्र के पर्यायवाची का सही विकल्प कौन सा नहीं है? यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, नहीं है पूछ रहा है, नहीं है। पट, चैल, चीर, पाटल। तो पट और चैल और चीर ये सब वस्त्र के पर्यायवाची हैं। पाटल जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये वस्त्र नहीं। पाटल कहते हैं गुलाब को। किसे कहते हैं? गुलाब, गुलाब को। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, संसार महापुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पानी गयन ऊबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष है, यमक है, रूपक है या अतिशयोक्ति है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है और काफ़ी बार परीक्षा में ये प्रश्न आता है। रहीम के द्वारा ये कही गई ये पंक्ति है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए नूबरे मोती मानुष चून। और इसमें पानी जो शब्द है यही श्लिष्ट है, इसी के अलग अलग अर्थ हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पति पत्नी का जोड़ा के लिए एक शब्द बताइए। एक शब्द, पति पत्नी का जोड़ा के लिए एक शब्द। दंपति, दंपति, पतिव्रता,
विवाहित। तो इसका सही है दंपति। मैं समझ रहा हूँ आप लोग दंपति की ओर भी जा रहे होंगे हमारे विद्यार्थी, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका होता है दंपति। दंपति यही सही होता है, दंपति। पति पत्नी का जोड़ा जो होता है उसके लिए दंपति। यहाँ पर थोड़ा और बताना चाहूँगा कि एक शब्द चलता है सपत्नी। सपत्नी हम लोग कहते हैं कि वो हमारे यहाँ दावत में सपत्नी आए थे, मतलब पत्नी सहित, जबकि ऐसा नहीं है। सपत्नी का मतलब होता है सौत। सौत आप लोग समझ रहे होंगे, सौत एक व्यक्ति के दो पत्नियां जब होती हैं, सौत। और अब पत्नी के सहित जो आता है उसके लिए कहा क्या जाएगा, तो उसका सही है सपत्नीक। बहुत ध्यान से समझिएगा, सपत्नीक ये सही है। सपत्नीक का मतलब है पत्नी सहित, और सपत्नी का अर्थ होता है सौत। यहाँ प्रश्नानुसार ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, दंपति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है नंबर 4। 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9। चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। वाक्य में क्रिया है। क्रिया कैसी है? सकर्मक है कि अकर्मक है या प्रेरणार्थक है या इनमें से कोई नहीं है? देखिए, चिड़िया तो उड़ने का कार्य कर रही है, तो कर्ता हो गया। उड़ती है क्रिया है, और आकाश इसमें क्या है? यहीं पर सब गड़बड़ हो रहा है। आकाश कर्म नहीं है, आकाश में है, और में जो होता है ये लगता है अधिकरण में और पर। जो कारक आप पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरीके से, तो उसमें कारक जब पढ़ाएंगे उसके भेद, तब आप लोग विधिवत समझिएगा। तब तक यहाँ प्रश्नानुसार ये क्रिया इसमें जो है वो अकर्मक है, अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। स्वयंवर में उपसर्ग है। स्वयंवर, स्वयंवर में उपसर्ग क्या है? स्वयं है या फिर स्व है या सा है या सु है? तो इसमें उपसर्ग है स्वयं। स्वयं उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11। पौष्टिक आहार करने से शक्ति मिलती है, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, इसमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये 3 प्रकार के वाक्य जो हैं उनके अंतर्गत भेद पूछा जा रहा है। तो पौष्टिक भोजन करने से शक्ति मिलती है, ये एकदम सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निरोग, निर्दयी, निरोग, दयालु। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, निरोग। ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत हैं। निरोग तो होता ही नहीं है। देखिए, निरोग की रचना कैसे हुई? ये बनेगा नि और धन, धन होगा रोग, शब्द बन जाएगा, विसर्ग संधि है, शब्द बनेगा निरोग। यहाँ पर ये जो ई की मात्रा है दीर्घ हो जाएगी, निरोग सही होगा। निरोग कुछ भी नहीं, ये गलत है। और निर्दयी भी गलत है, निर्दयी का होता है निर्दय। निर्दय सही शब्द होता है, निर्दयी कुछ नहीं होता है, गलत चल रहा है। दयालु ये भी गलत है, ये सही होगा दयालु। आलू प्रत्यय है इसमें, दयालु होगा, दयालु नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के प्रथम चरण में 4 चरण होते हैं सोरठा में, जैसे प्रणवं पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। तो सोरठा के प्रथम चरण में मात्राएं कितनी होती हैं ये पूछा जा रहा है। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है 11। ऑप्शन नंबर 3, 11 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। कलम का सिपाही किसके जीवन पर लिखी गई जीवनी है? कलम का सिपाही किसके जीवन पर लिखी गई जीवनी है? अज्ञेय,
प्रेमचंद, दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो कलम का सिपाही जो ये जीवनी है ये लिखी गई है प्रेमचंद के जीवन पर। प्रेमचंद की ये जीवनी है और इसको लिखने वाला कौन है ये भी समझ लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कलम का सिपाही जीवनी किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई अमृत राय के द्वारा। किसके द्वारा? अमृत राय। अमृत राय ये प्रेमचंद के पुत्र थे। प्रेमचंद की एक दूसरी भी जीवनी है जिसका नाम है प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में, और इसको लिखा है प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने। ध्यान रखिएगा, अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही और शिवरानी देवी ने लिखा है प्रेमचंद घर में। दोनों जीवनी हैं और दोनों प्रेमचंद की जीवनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। पिता के पिता को क्या कहते हैं? पिता के पिता को महापिता, पितामह, पौत्र, पिताजी। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है पितामह। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 16। कलाधर का क्या अर्थ है? सूरज, कमल, कामदेव, चंद्रमा। तो देखिए, सूरज, कमल और कामदेव ये कुछ भी नहीं, इसके पर्याय नहीं है, इसका अर्थ नहीं है। कलाधर का अर्थ होता है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17। अधिकतर लोग मेहनत करते हैं, अधिकतर लोग मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द में विशेषण की कौन सी अवस्था है? विशेषण की कौन सी अवस्था? देखिए, विशेषण की अवस्था 3 होती हैं। एक मूलावस्था, एक क्या होती है? मूलावस्था यानी कि मूल अवस्था। दूसरी होती है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है उत्तमावस्था यानी उत्तम अवस्था। तो यहाँ पर अधिकतर, अधिकतर लिखा हुआ है, जिसमें तर लगता है वो होती है उत्तरावस्था, और जिसमें तम लग जाता है आगे वो होती है उत्तमावस्था। तो यहाँ पर अधिकतर लिखा हुआ है, इसका मतलब है उत्तरावस्था है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे अधिक है, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। इस तरीके से 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। अगला क्वेश्चन नंबर 18। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है, अवधी है, कौरवी है या भोजपुरी है? विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है और इसकी भाषा है ब्रज। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन नंबर 19। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का, कवित्री होता है कवि का स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ पर वर्तनी की बात है। वर्तनी किसकी सही है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 पर लिखा है कवइत्री, ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत हैं। कवइत्री, यही ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व का, कर्मधारय का या द्विगु का या बहुव्रीहि का? किसका उदाहरण है? नीलकंठ बहुव्रीहि का उदाहरण है। नीलकंठ का मतलब होता है शिव, शंकर जी, शिव, जिनका नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। और देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, बहुव्रीहि की वर्तनी, इस पर भी ध्यान देना है। देखिए, इसमें बा बनेगा, हा में ऊ की मात्रा लगेगी और यहाँ पर वा बनेगा इस तरीके से, व्रीहि, बहुव्रीहि। यहाँ पर बा नहीं बनना चाहिए, व्रीहि होता है, ब्रीहि नहीं। वर्तनी में अशुद्धि हो जाएगी, तब भी गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन नंबर 21। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को मिला? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी में पूछ रहा है, हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को मिला था। और ये कब मिला था? 1968 में। ध्यान रखिएगा, 1968 ईस्वी में।
और कौन से ग्रंथ पर मिला था? चिदम्बरा पर। ये भी पूछा जाता है, चिदम्बरा काव्य ग्रंथ पर इनको मिला था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी सब्जेक्ट पर। अगला क्वेश्चन नंबर 22, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में आता है। टीईटी की परीक्षा हो, सुपर टेट हो या कोई भी परीक्षा हो प्रतियोगी, उसमें बहुत बार पूछा जाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसके द्वारा रचित है? ये किसकी पंक्ति है? रहीम की है, दादू दयाल की है, रैदास की है या मीरा जी की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रैदास जी का। संत एक रविदास हुए हैं, उनका ये कथन है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका का क्या अर्थ है? पहाड़ के नीचे की समतल भूमि या जंगल की समतल भूमि या पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि या चारों ओर पानी से घिरी भूमि। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत मोस्ट है, कई बार परीक्षाओं में आता है, ध्यान से समझिएगा। ये इसका अर्थ होता है पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि जो होती है उसे कहा जाता है उपत्यका। पहाड़ के नीचे की, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। एक शब्द और चलता है अधित्यका, समझ लीजिएगा ध्यान से, अधित्यका। अधित्यका, अधित्यका का अर्थ होता है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। ये पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को, और ये उपत्यका है पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। इसका एक दूसरा नाम घाटी भी है, घाटी, उपत्यका। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 24, पठन संबंधी विकार कौन सा है? देखिए ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं जो बाल मनोविज्ञान से होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर टीटी वगैरह में, टीटी वगैरह में ये ज़्यादा पूछा जाता है। जो हमारे शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती हैं उनमें अधिकतर पूछा जाने वाले प्रश्न है, पठन संबंधी विकार कौन सा है? डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसफेजिया। 24 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर होगा डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, डिसलेक्सिया। डिसकैल्कुलिया कहते हैं गणितीय विकार को, गणित संबंधी विकार को, गणित संबंधी विकार को डिसकैल्कुलिया। और डिसग्राफिया, ये किसमें है? डिसग्राफिया, ये लेखन दोष होता है, लिखने में दिक्कत जब बच्चे को होती है, ये लेखन दोष होता है ये। और डिसफेजिया ये होता है निगलने का दोष, निगलने का दोष, निगलने संबंधी दोष होता है इसमें। तो हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 25, 2 लीटर दूध में विशेषण है। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक। सोचिए एक सेकंड, क्या होगा इसका सही आंसर? 2 लीटर दूध, देखिए 2 लीटर दूध में विशेषण है परिमाणवाचक। कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, बिल्कुल सही, नो डाउट, कोई कन्फ्यूजन नहीं। कैसे? आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 लिखा है, 2 लीटर दूध, हो सकता है संख्यावाचक हो, लेकिन नहीं। जहाँ पर हम आपको एक बहुत सीधी सरल ट्रिक बता रहे हैं, बहुत सरल, ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका प्रश्न परिमाणवाचक और संख्यावाचक में गलत हो ही नहीं सकता है। 2 शब्द हैं, नाप और तौल। नाप तौल संबंधी जहाँ पर प्रश्न हो, जैसे 2 लीटर दूध, ये नापा गया। अगर होता 2 किलोग्राम टमाटर तो तुले जाते, 2 कुंतल गेहूँ तुले जाते, 2 लीटर तेल नापा जाता। तो जहाँ पर नापने और तुलने वाली वस्तु है वहाँ पर हमेशा होगा परिमाणवाचक। इसके अतिरिक्त यदि गिनने वाली, जैसे 2 दर्जन पेंसिल, 2 दर्जन टॉफ़ी, 1 दर्जन केले, वहाँ पर होगा संख्यावाचक। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संतरा किस भाषा का शब्द है? संतरा
किस भाषा का शब्द है। देखिए हमारे में कुछ देशज भी शब्द हैं हिंदी में, तत्सम भी हैं, तद्भव भी हैं, और जो आगत शब्द हैं विदेशी भाषा से आए हुए हमारे में हैं, आगत शब्द उनको कहते हैं। तो इस तरीके से ये पूछा गया संतरा किस भाषा का शब्द है, संस्कृत का है, फारसी का है, पुर्तगाली का है, या फिर अरबी का है। क्वेश्चन नंबर 26। तो संतरा ध्यान रखिएगा ये शब्द है पुर्तगाली। कौन सा है? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। पुर्तगाली और कुछ शब्द हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे आलपिन, समझ लीजिएगा आलपिन ये भी पुर्तगाली है, काजू ये भी पुर्तगाली है, और गोदाम, गोदाम ये भी पुर्तगाली है, और तंबाकू ये भी पुर्तगाली है। ये शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है, अशुद्ध। व्यावसायिक, आवश्यकता, आलाप, अधीन। तो इसमें देखिए आवश्यकता बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आलाप बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अधीन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये व्यावसायिक जो है यही गलत है, यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा व्यावसायिक, इस तरीके से। यहाँ पर या में दीर्घ आ होगा, आ की मात्रा लगेगी, तब हो जाएगा व्यावसायिक। देखिए शब्द है व्यवसाय, व्यवसाय, व्यवसाय शब्द है, और इसमें इक प्रत्यय लग गया। इक प्रत्यय की ये खूबी होती है, जिस शब्द में लगता है उस शब्द का प्रथम वर्ण जो होता है उसे दीर्घ करता है, तो इसे दीर्घ करेगा व्या, और फिर ये तो ऐसे रहेगा और इक अंत में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा व्यावसायिक। इस तरीके से ये शब्द बना है, ये होना चाहिए। अशुद्ध लिखा, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा ये पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। कान का कच्चा होना क्या होता है? बहरा होना, अविश्वास करना, कम सुनाई पड़ना, या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। तो इसका सही उत्तर है एकदम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। सुनी हुई बातों पर, जैसा जिसने कह दिया हमने सही मान लिया, तो इसका मतलब हम कान के कच्चे हैं। ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वाक्य के अंग हैं, वाक्य के अंग हैं उद्देश्य और विधेय, क्रिया, कारक, संज्ञा व सर्वनाम। देखिए यहाँ पर वाक्य के जो मुख्य भेद अंग होते हैं और मुख्य अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, समझ लीजिएगा, और एक होता है विधेय। कैसे? जैसे कहा जाए मोहन पुस्तक पढ़ता है, शब्द एक वाक्य है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य है। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है? मोहन। मोहन जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, ध्यान से समझिएगा, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो होता है उद्देश्य। वो क्या होता है? उद्देश्य। यहाँ पर मोहन हो गया उद्देश्य, और उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो सब होता है विधेय। क्या होता है? विधेय। पुस्तक पढ़ता है ये हो गया विधेय, और मोहन हो गया उद्देश्य। तो उद्देश्य और विधेय ये दो अंग हैं वाक्य के। अगला क्वेश्चन नंबर 30। तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक, तो तार सप्तक के संपादक कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। पहले समझिएगा तार सप्तक है क्या। तार सप्तक है क्या? देखिए 1943 में 7 कवियों का एक समूह बनाया गया और उनकी कविताओं को एक साथ प्रकाशित किया गया।
उनका संपादन किया गया, जो किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने। यही इस प्रश्न का उत्तर है, यही संपादक है। लेकिन समझ लीजिएगा तार सप्तक के बारे में, 1943 में ये प्रथम तार सप्तक मतलब पहली बार निकला। उसके बाद में दूसरा निकला 1951 में, दूसरा निकला 1951 में। उसके बाद में तीसरा निकला 1959 में, और उसके बाद में चौथा निकला 1979 में। इनको याद कैसे करेंगे? देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, इनमें पहले में 8 जोड़ देंगे, 43 में 8 तो 51, 51 में 8 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम जोड़ेंगे 20। क्या जोड़ेंगे? 20। 8 8 20, 43 याद रखिएगा। पूछा जाता है तार सप्तक के प्रकाशन का वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, संपादन किसने किया और कब किया, ये भी प्रश्न आता है। तो 1943 में पहला निकला था, जिसका नाम था तार सप्तक, उसका नाम था तार सप्तक। और जो दूसरा निकला उसका नाम था दूसरा सप्तक, उसमें तार शब्द नहीं लगा था। फिर तीसरा का नाम था तीसरा सप्तक, चौथे का नाम था चौथा सप्तक, और इनका अंतराल था 43, फिर 51, फिर 59 और फिर 79। 8 8 20, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। बस आज के इतने ही प्रश्न, फिर मिलेंगे, अन्य प्रश्न लेकर आएंगे। नमस्कार।